हेलो पीपल, आपका पॉलिटिकल अफेयर्स चैनल में स्वागत है। मैं हूं ममता और मेरे साथ हैं अभिषेक, जो जेआरएफ कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। और इस वीडियो में हम थोड़ा जेआरएफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप अभिषेक अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? जी, तो सबसे पहले हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक हूँ, जैसा ममता ने बताया। और मेरा मास्टर्स जेएनयू से ही हुआ है, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज से, पॉलिटिकल साइंस में। और अभी मैं पीएचडी फर्स्ट ईयर में हूँ, सीपीएस में ही, जेएनयू से। और जो मेरा जेआरएफ है वो 2024 में ही हुआ, जून 2024 वाली साइकिल में, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और लकीली आई वाज एबल टू क्वालिफाई इट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। अभी अगर मैं इसके जर्नी के बारे में बताऊं, तो शुरुआत में जब मैंने एमए में एडमिशन लिया था, तो एट दैट टाइम मतलब मेरे अंदर इतना क्लैरिटी नहीं था कि मुझे पीएचडी परस्यू करना ही है या एकेडमिक्स में ही जाना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस यहाँ अच्छे से मैंने पढ़ाई की, प्रोफेसर्स और बाकी जो सीनियर्स हैं उनसे जो मतलब मुझे जो सीखने को मिला, उससे मतलब मेरा एक ओरिएंटेशन गया कि हाँ, मुझे एकेडमिक्स अच्छे से परस्यू करना चाहिए और पीएचडी लेवल तक मतलब मुझे पढ़ाई परस्यू करनी चाहिए। तो मैंने जून 2024 में जो मेरा मतलब जो एमए का लास्ट सेमेस्टर था, उसके बाद जो जून में एग्ज़ाम होता है जेआरएफ का, वो अटेम्प्ट किया था। मतलब मैं बच्चों से ये कहूँगा कि इतनी लास्ट सेमेस्टर तक जेआरएफ के लिए वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए मतलब सीरियस हो, तो आपको शुरुआत से ही अटेम्प्ट्स तो एटलीस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि एमए के फर्स्ट ईयर में आप जेआरएफ मतलब क्वालिफाई कर लो, क्योंकि मतलब वो एक झंझट आपके दिमाग पर नहीं रहता है। अगर आपको पीएचडी परस्यू करनी है, तो आपको और भी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रपोजल बनाना है, आपको रीडिंग्स पढ़नी है, एमए का लास्ट जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना है, और जून में ही एग्ज़ाम होता है। तो इट इज़ बेस्ट कि अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में ही जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो। मैं मतलब मेरे अंदर उतना क्लैरिटी नहीं था इस। बेसिकली जो स्टूडेंट्स जेआरएफ करना चाहते हैं, पीएचडी में आना चाहते हैं, वो मतलब जो अपने गोल को लेकर श्योर हैं, वो पहले ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएं। मतलब फर्स्ट ईयर में, मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में ही जेआरएफ क्लियर करने की कोशिश करें। और जैसे लास्ट सेमेस्टर में मैंने क्वालिफाई किया, तो एक बड़ा कारण ये भी था कि मेरा इजीली क्वालिफाई हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि मैं उस समय मतलब जेएनयू के एंट्रेंस के लिए मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। मैंने वो जेआरएफ मुझे क्वालिफाई करना है, वो तो मेरे लिए सेकेंडरी गोल था, मुझे ये मालूम था। क्योंकि जिस जिस ईयर में या जिस साइकिल में हमने जेआरएफ अटेम्प्ट किया था, उसमें ये पीएचडी का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम था, नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है। तो मुझे पता था कि अगर मुझे पीएचडी जेएनयू में चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा ही स्कोर करना पड़ेगा। एक तरीके से जेआरएफ मेरे मन में सेकेंडरी गोल था। मुझे ये था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ताकि मैं जेएनयू के लिए मतलब श्योर हो जाए मेरा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जिनका सिर्फ नेट क्लियर हो पाता है, जेआरएफ क्लियर नहीं होता है। अगर आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप जैसे अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो जैसे पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, तो अगर आप कुछ बुक लिस्ट सजेस्ट कर पाएँ या फिर क्या पढ़ना चाहिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, अभी शायद जी। एग्ज़ाम है, हाँ, जून में एग्ज़ाम। तो उनको किस चीज़ के लिए, मतलब किस चीज़ पे मेन फोकस उनका होना चाहिए? ऐसा अगर आप सजेस्ट कर पाएँ तो? हाँ, देखिए, जैसा आपने कहा, पेपर वन पेपर टू दो होते हैं इसमें पेपर्स जेआरएफ के एग्ज़ाम में। और पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ, तो 10 यूनिट्स होती हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, वो मैं सजेस्ट कर देता हूँ पहले। लेकिन विद अ कॉशन दैट बुक्स उतनी इस एग्ज़ाम को एकदम अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए या इजीली क्वालिफाई करने के लिए बुक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अगर पहले मतलब मैं बुक्स बता देता हूँ, जिसको बुक्स परस्यू करनी ही है या बुक्स पढ़नी है, उनके लिए वेल एंड गुड। जिनके पास बहुत समय है, वो आराम से इन बुक्स को पढ़ सकते हैं, सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं इन बुक्स की। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन बुक्स को नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, और मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जिनका जेआरएफ हुआ है, वो ईजिली हुआ है। वो कोई उन्होंने ऐसे मतलब सारी स्टैंडर्ड बुक्स कोई रटी नहीं थी। लेकिन फिर भी एक मैं बुक लिस्ट सजेस्ट कर देता हूँ, जितनी मुझे याद आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहली यूनिट होती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बुक आती है ओपी गौबा की। या फिर एक ब्रायन नेल्सन की एक बुक आती है। वो जैसे ब्रायन नेल्सन बहुत अच्छी बुक है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं, तो उस बुक को आप परस्यू कर सकते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें अगेन ओपी गौबा आप परस्यू कर सकते हो, या फिर एक एंड्रयू हेवर्ड की बहुत अच्छी बुक है उसमें। इंडियन पॉलिटिकल थॉट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए पर से कोई बहुत मतलब ऐसा मैं कहूँगा नहीं कि कोई एक बुक बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मास्टर्स में मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे एक बुक सजेस्ट की थी, थॉमस पैंथम की एक बहुत बुक आती है सेज पब्लिकेशन से। उसकी मतलब वो ऑनलाइन तो मिल ही जाता है उसका पीडीएफ। तो अगर उसको आप सिलेक्टिवली पढ़ना चाहो, तो उसको पढ़ सकते हो।
और वैसे सुब्रता मुखर्जी की भी आईपीटी में बुक आती है, वो भी स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। वैसे ही कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, उसके लिए अगेन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई बुक पढ़ें। एक बुक है उसकी, जेसी जौहरी, काफ़ी फेमस बुक है, बट मतलब वो इतनी बल्कि किताब है और उसको पढ़ना और रिटेन करना, मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसमें बहुत अच्छा नहीं है। तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए मतलब मैं बाद में बता दूंगा आपको क्या सोर्सेस देखने चाहिए। एक जो इंडियन स्टेट को लेकर एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मतलब इंडियन स्टेट पे जो कमेंट्रीज हुई हैं, अतुल कोहली हो गए, आशुतोष वार्ष्णेय एक्सेट्रा, ये सब जो हो गए, इनको पढ़ने के लिए अगर आपको अच्छे से रीडिंग करनी है तो एक ऑक्सफोर्ड कंपेनियन की एक बुक आती है, उसका मतलब नीरजा गोपाल जयाल जी उसमें एडिटर हैं। तो उस बुक को आप परस्यू कर सकते हो। उसकी भी सिलेक्टिव रीडिंग मैं कहूँगा कि आप करनी चाहिए। वो बहुत अच्छी, बहुत मतलब उसका जो लैंग्वेज है, जो कंटेंट है, वो बहुत हेल्पफुल है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि वो मैंने पर्सनली उससे कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, जैसे फेडरलिज्म हो गया एक्सेट्रा। तो वो हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है इस एग्जाम में। अच्छा, तो मैं क्या एक और क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे हिंदी मीडियम के भी बच्चे देखते हैं, तो क्या हिंदी मीडियम में ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं? आई थिंक मोस्ट ऑफ द बुक्स इसमें हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस पब्लिकेशन से हैं और काफ़ी मतलब वेल मतलब बहुत पॉपुलर बुक्स हैं। तो आई थिंक सभी बुक्स ज़्यादातर अवेलेबल होंगी ही। और एक इंडियन पॉलिटी की एक यूनिट होती है, उसमें एम लक्ष्मीकांत, वो सभी जानते हैं उसको उसको आप पढ़ सकते हो नेट के लिए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि उसको पूरी तरह से शुरू एंड टू एंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिकली इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है तो मैं ये कहूँगा कि यार 3-4 मंथ्स तो मतलब बहुत इनफ होते हैं इस एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई करने के लिए। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने तो 1 महीना तैयारी किया था जेआरएफ के लिए, लेकिन वो 1 महीना मैंने पूरी तरह से जेआरएफ को दिया था। एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स लगभग मैं मतलब रोज कंटिन्यूअसली पढ़ा था, तब जाके वो जेआरएफ हुआ है। इसलिए मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर कोई इजीली तैयारी करना चाहता है बिना ज़्यादा स्ट्रेस लिए, तो 3 से 4 महीने मतलब सफिशिएंट इनफ हैं। सफिशिएंट है, और इनफैक्ट अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दे तो ज़्यादा बेटर है ना? हाँ, मास्टर फर्स्ट ईयर, इवन जो फर्स्ट सेम में सीयूटी पीजी देने के बाद जब आप आते हो मास्टर्स में, तब आप ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आ रहे होते हो। तो आपको मतलब आपको केवल ब्रश अप करने की ज़रूरत होती है, और कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की ज़रूरत होती है। तो मैं तो कहूँगा फर्स्ट सेमेस्टर में ही अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, क्योंकि हमारी क्लास में ऐसे बच्चे हैं कई, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में जेआरएफ हो गया था। तो उनका पूरा एमए मतलब बहुत मस्ती में गुजरा, फिर उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। मतलब जो मैं प्रैक्टिकली जो मैं अगर बताऊं कि कैसे अप्रोच करना है इस एग्ज़ाम को, तो आप पीवाईक्यूज उठाइए सबसे पहले तो यूनिट वाइज, और सारे पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज कीजिए। आप देखिए कि किस यूनिट में से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस डेप्थ में जाने की ज़रूरत है हमें। क्योंकि आमतौर पे ऑब्जेक्टिव जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें हमें मतलब उतना ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत डीप में जाके पढ़ाई करें। हम हमारी पढ़ाई बहुत ब्रॉड होनी चाहिए हमें। हाँ, क्योंकि जब हम मास्टर्स में आते हैं तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें बुक्स के पर्सपेक्टिव, मतलब कोई ऐसा बुक लेके कि हाँ ये इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि फिर एक लेवल बढ़ जाता है। तो आपको थोड़ा डायनामिक होकर सोचना पड़ता है। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा उस चीज़ को लेकर। मास्टर्स में ऐसे होता है। खासकर जेएनयू की अगर मैं बात हाँ, करूं, खासकर जेएनयू में। सीपीएस में तो मतलब हमको ऐसी रीडिंग्स दी जाती थी जो कि काफ़ी नेट और जेआरएफ एग्जामिनेशन से तो बहुत उतनी रेलेवेंट नहीं होंगी। आपको टॉपिक में बहुत अच्छी समझ वो विकसित हो जाएगी आपकी, लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बहुत अच्छी रीडिंग्स नहीं है वो। दो गाइड्स आती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है पॉलिटिकल साइंस में। एक पॉल साइंस हेल्प की एक गाइड आती है, पॉल साइंस हेल्प। एक एडुसीकर की। तो मैंने इनमें से किसी भी एक गाइड का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आपको उसमें से कोई एक गाइड पूरी तरह से कंठस्थ कर जानी है। मैंने जो पढ़ी थी वो एडुसीकर थी, उसमें फैक्ट्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। मतलब मुझे ये एग्ज़ाम देने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने पढ़ा था उसमें से चीज़ें आ रही हैं। मतलब बात यह है कि अच्छे से हम अगर उस गाइड को पढ़ जाएं, रिवीजन हमारा अगर पक्का हो, तो हमें चीज़ें बन जाती हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली ऐसे होते ही हैं जो कि आप जो पढ़े हैं डायरेक्टली उसमें से ना आए, लेकिन वो आपके बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें होती हैं। आप ग्रेजुएशन में अगर सब्जेक्ट पढ़े हैं, सोच ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, तो आप हैंडल कर लेते हो चीज़ों को। और जो दूसरी गाइड है, जैसे एक एडुसीकर अगर आप पढ़ रहे हो, तो जो पॉल साइंस हेल्प है उसमें से भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे 70 to 80% जो कंटेंट होता है दोनों गाइड्स में लगभग सिमिलर ही होता है, ओवरलैपिंग। पॉल साइंस हेल्प का एक्चुअली उसका भी आता है, जेआरएफ का भी, पीवाईक्यू सब अवेलेबल है, काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब नोट्स अवेलेबल होते हैं। हाँ, मैंने भी रेफर किए। तो उसमें से अगर आप जो जितना ओवरलैपिंग पोर्शन है और वो दूसरी गाइड में से उसको आप हटा दीजिए, बाकी जो 30% जो बचता है को आप अच्छे से याद कर लीजिए।
मतलब अगर कोई सीक्रेट है अगर कुछ एग्ज़ाम निकालने का, तो यही है कि वो पूरी गाइड मतलब मुझे अच्छे से याद थी। और एक चीज़ जो मुझे हेल्प की वो ये भी थी, जैसे 18 जून को हमारा ये एग्ज़ाम हुआ था नेट जेआरएफ का, और वो एग्ज़ाम कुछ कारणों से मतलब कैंसिल हो गया था। जो दूसरा एग्ज़ाम हुआ वो सितंबर में हुआ, मतलब 4 या 5 सितंबर को वो शायद एग्ज़ाम हुआ था। तो जो 18 जून वाला एग्ज़ाम था उस समय मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि मेरे 3 जून तक मेरे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ही चले थे मास्टर्स के, और लगभग 15 दिन ही थे। उसमें से भी हम ज़्यादा मतलब सारे 15 दिन तो नहीं ही पढ़ पाए थे। तो मुझे एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पीवाईक्यूज़ में कुछ सॉल्व नहीं कर पाया था। तो 18 जून में मतलब मेरे कुछ क्वेश्चन छूट भी गए थे, जब मैंने एग्ज़ाम जब अटेम्प्ट किया था। उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो नेट का पेपर है, मतलब आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, वो तो फ़ेज़ इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो आप जब आप एक्चुअली एग्ज़ाम फ़ेस करते हो, वो जो 3 घंटे हैं, उसमें जो आप मैनेजमेंट करना, एग्ज़ाम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बिल होता है, टाइम मैनेज करना। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक स्ट्रैटेजी तो ये है ही कि आप जितना कुल मिला के आपको जितना प्रेशर लेना है, वो आप प्रिपरेशन के दौरान ले लो। जब आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए, तब आप प्रेशर लेकर पढ़ो। मतलब आपको वो लगना चाहिए कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम निकालना है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हो, तब मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना चाहिए रिज़ल्ट का। ये नहीं सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम मतलब अगर क्वेश्चंस ईज़ी आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाए ये जाए। कट ऑफ के बारे में एग्ज़ाम देते वक़्त सोचना व्यर्थ है। मतलब आपने जो एक मेहनत की है पिछले 3 महीने में, 2 महीने में, उसको अगर आपको 100% वहाँ पे अगर आप नहीं कर पाए उस समय डिलीवर, तो ऑब्वियसली आपका जो जो आपने मेहनत की पिछले 3 महीने, वो भी बर्बाद जाएँगे, और आगे का भी बर्बाद जाएगा। आपको 6 महीने बाद दोबारा फेस करना होगा एग्ज़ाम। तो बेस्ट है कि उस समय जो एग्ज़ाम फेस करने की जो स्ट्रैटेजी है, जो मैंने अपनाई थी जब री एग्ज़ाम हुआ था, कि जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो तो मतलब मैंने एकदम मतलब आंसर टिक किया और मैं आगे बढ़ा। उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हाँ, अब इसको क्रॉस वेरीफ़ाई करूँ, कहीं कुछ मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया। तो जो क्वेश्चंस आ रहे थे, जो ईज़ी थे, वो सब मैंने टिक किए और आगे बढ़ा। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, नेट में ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में, जो मतलब ऑब्वियसली क ऐसे मतलब बहुत आर्बिट्रेरी टाइप के, जो मतलब आप नहीं पढ़ते हो कन्वेंशनली। तो ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल मतलब मैंने नहीं पढ़े थे, जिसका कोई सर-पैर मुझे पकड़ में नहीं आ रहा था, उसको मैंने एकदम स्किप किया। उसके ऑप्शंस भी नहीं पढ़े, एकदम स्किप किया ताकि टाइम मेरा बचे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप सिर्फ़ मतलब 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पाते हो, और 2 में शायद कन्फ्यूज़ रहते हो। तो उसमें भी मतलब मैंने यही किया था कि जो एलिमिनेट वाले ऑप्शंस थे, उनको एलिमिनेट किया, उन 2 में से किसी एक को चूज़ करके मैं आगे बढ़ा। कुल मिलाकर ये है कि टाइम मैनेजमेंट उसमें बहुत ज़रूरी होता है, और आप किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा अटको मत, कि आप अटकोगे तो आगे जो हैं वो बहुत ईज़ी क्वेश्चंस भी रहते हैं। पेपर 1 में जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस होते हैं, वो कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। पेपर 2 में भी आखिरी के कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। तो वो क्वेश्चंस भी मतलब ऐसा है कि आपके मिस ना हो जाएँ इन इन तो कुल मिलाकर आपको मतलब एग्ज़ाम से पहले ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ। अगर आप बेटर प्रिपेयर करके जाओ इन सब चीज़ों को लेकर, कि जो भी स्ट्रेस है, टाइम मैनेजमेंट का है, आप खुद से मॉक देकर देखो, टाइम सेट कर लो, ताकि आप जब एग्ज़ाम में जाओ तो स्ट्रेस फ्री होके जाओ, क्योंकि स्ट्रेस फ्री होके देंगे तो अच्छे से पेपर जाता है। और गाइड के साथ जो मैंने एक एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी जो मैंने मतलब यूज़ की थी अपने लिए, वो ये था, जैसे गाइड्स तो यार सभी लोग पढ़ते हैं, हाँ। और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपके पास मतलब एडवांटेज आपको यही होता है, कट ऑफ आपको यही ये कुछ चीज़ें जो क्लियर करवाती हैं, वो ये होती हैं कि आपने एक्स्ट्रा क्या पढ़ा। मतलब जो आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में। आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है एक ही टॉपिक को लेकर, लेकिन हाँ, आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा कवर करने हैं, क्योंकि फैक्ट्स एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादातर वो फैक्ट्स ही होते हैं। तो मैंने एआई का भी मतलब बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया था अपनी प्रिपरेशन में। कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो गाइड्स में तो मतलब वो तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड्स बनी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्लेटो पढ़ रहा हूँ, तो प्लेटो के उसमें जितने भी डायलॉग्स हैं, हुए गाइड में मेंशन्ड हैं। अब जैसे मुझे जब मैं वो पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इस डायलॉग की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे फेस करूँगा? उसके लिए मैं बुक तो जाके खोलूँगा नहीं। बुक्स में खोजने से बेहतर है आप कोई भी एक एआई यूज़ कर लो, चैट जीपीटी यूज़ कर लो, या फिर गूगल का एक जेमिनी है उसको यूज़ करो। मैंने जेमिनी यूज़ किया था। तो मैंने, जैसे मुझे याद है कि प्लेटो के हर एक डायलॉग का जो सेंट्रल थीम है, वो मैंने पढ़ लिया था। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं। मतलब कुल मिला के जब आप जो गाइड्स पढ़ रहे हो,
उसमें कोई भी टर्म ऐसा आपको मिलता है या कोई थिंकर ऐसा मिलता है जिसमें आपको लगता है कि आपकी इसमें नॉलेज कम है या इसमें कम दिया हुआ है, आपको और पढ़ लेना चाहिए, उसको आप एआई पे सर्च करो। एआई का एडवांटेज ये होता है कि वो एक क्रिस्प इन्फॉर्मेशन देता है और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, उसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो ऐसी मेरी मतलब बहुत लेंदी एक चैट थी एआई की, इसमें मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप नेगेटिव लिबर्टी या उसके थिंकर्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हो मेल वगैरह, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी के कुछ थिंकर्स हैं जैसे कि रिची हो गया, हॉबाउस हो गया, इनके बारे में बहुत ज़्यादा हमारी रीडिंग नहीं है। तो इनकी कोई अगर कोई एक पॉपुलर बुक है उसको आपने सर्च कर लिया, इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आर्बिट क्वेश्चंस अगर आ गए एग्जाम में, तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज होता है। और इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि मान लो मतलब डायरेक्ट आपने जो पढ़ा है, जो एक्स्ट्रा पढ़ा है, उससे क्वेश्चंस ना भी आए, लेकिन आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो रहता ही है कि मैं एक एक्स्ट्रा पढ़ के गया हूँ, मैंने बाकियों से ज़्यादा तैयारी की है, बाकी सब गाइड तो पढ़ ही रहे हैं, मैंने ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ी हैं, तो वो आपको एग्जाम में आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा अभिषेक, हाँ। तो ये बताइए कि मतलब जो ये एग्जाम में मेजर हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है? हाँ, मतलब जैसा मैंने कहा मेरे पास 1 महीना था तैयारी का, तो मतलब ये एनालिसिस वाले पार्ट पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं गया। इतना मुझे पता था कि मुझे मेरे पास ये बेसिक इतना मतलब ये सॉर्टेड था मेरे अंदर कि मेरे पास ये बेसिक मटेरियल है, इसको मुझे बहुत अच्छे से याद करना है और बाकी फिर अगर मेरे पास समय रहता है तो पीवाईक्यूज़ मुझे अच्छे से लगाने हैं। तो देखो पेपर पेपर 2 से ही शुरू करना चाहिए, मैं तो यही बच्चों को कहूँगा, क्योंकि वो आपके डोमेन का, आपके सब्जेक्ट का वो पेपर होता है और उसमें आप कॉन्फिडेंस फ़ील कर सकते हो। तो मैंने भी पेपर 2 को बहुत अच्छे से किया था। जैसा कि मैंने कहा कि वो जो गाइड्स हैं वो अभी भी मतलब मुझे एक तरीके से वो याद है, ख़ासकर जो एडुसीकर की जो गाइड है। तो अब ऐसे यूनिट वाइज़ तो मतलब मैं नहीं पूरा बता पाऊँगा कि कौन सी यूनिट इम्पोर्टेंट कौन सी नहीं, जो पूरा पेपर मतलब एज़ अ होल जितना भी सिलेबस था। लेकिन ये कहूँगा कि सिलेबस से ही स्टिक करना चाहिए नेट के एग्ज़ाम में। सिलेबस में एक-एक टॉपिक जो मेंशन्ड है उस चीज़ से क्वेश्चंस बनते हैं मोर और लेस, और आपको वो अच्छे से मतलब आपको वो पढ़ना चाहिए। बाकी पेपर 1 पे अगर मैं आऊँ, तो पेपर 1 जैसे मैंने भी फेस किया पहली बार, और मेरे और भी दोस्त थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है पेपर 1 में। तो हमारी जो एक कॉमन स्ट्रेटजी, एक मतलब एक चर्निंग के बाद, एक डिस्कशन के बाद हम लोगों ने जो डिवाइस किया था, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि पेपर 1 जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छे से कैसे पढ़ सकते हैं, तो आप सबसे पहले पीवाईक्यूज़ पर जाओ पेपर पेपर 1 के। पीवाईक्यूज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करो। हर यूनिट में से आप ऐसे कोर टॉपिक्स निकालो जिनसे क्वेश्चंस बार-बार बनते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंडियन लॉजिक से तो हमेशा लगभग क्वेश्चंस आते ही हैं, और जैसे कि ये रेफरेंसेस हो गई, रेफरेंसिंग की जो स्टाइल है। का भी तो आता है। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट तो में। मतलब बेसिकली हम ये कर सकते हैं, जैसे आपने एआई का यूज़ किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, तो ये पेपर 1 के लिए हम जो भी पीवाईक्यूज़ देख के हम जो मेन टॉपिक है हम वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं बेसिकली। हाँ, तो जो मेन टॉपिक्स हैं जिनसे बार-बार क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको आइडेंटिफाइड होने चाहिए हर यूनिट में एटलीस्ट। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि मतलब जो ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर हम जब हमने पेपर्स एनालाइज़ कर लिए थे, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के हमने यूट्यूब से काफ़ी कुछ पढ़ा था। यूट्यूब पे कई चैनल्स हैं जो कि अच्छा कंटेंट देते हैं पेपर 1 के लिए, और आप उसको परस्यू कर सकते हो। ऐसे टॉपिक वाइज़ आप वीडियोज़ से पढ़ो, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। मतलब कहना मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चे पूरे यूनिट की एक-एक मैराथन देखते हैं 6 घंटे की, 8 घंटे की। उससे बेटर मुझे ये लगता है कि आप जैसे प्लेगियरिज़्म का एक टॉपिक है या फिर एक इंडियन लॉजिक एक टॉपिक है, इनसे मतलब रिकरेंटली क्वेश्चंस यूजीसी पूछता है। तो आप इन टॉपिक्स को अलग से सर्च करो हर यूनिट में, और उनको यूट्यूब से पढ़ो, और अगेन क्वेश्चंस आप बहुत सारे लगाओ पेपर 1 में, क्योंकि क्वेश्चन से रिवाइज़ करने का मेथड बहुत अच्छा है। पॉज़ करो और नोट्स बना लो। हाँ। तो इस वीडियो में हमने अभिषेक से बहुत सारी नेट जेआरएफ के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करी। इस तरह की वीडियोस हम और लाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू पॉलिटिकल अफेयर्स चैनल। थैंक यू।